हाँ जी, good morning everyone. This is Puneet Tukral. I welcome you all to this new fresh batch for ADA and DDA, Assistant District Attorney and Deputy District Attorney batch. अब आप लोग ये चीज समझ लीजिए कि अभी हमने जो प्रेपरेशन आज से स्टार्ट की है, इसकी हमें सबसे बड़ी एडवांटेज ये मिलने वाली है कि जब भी नोटिफिकेशन इसकी आएगी उससे पहले ही वी आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस। और ये भी हो सकता है कि हमारे पास सफिशिएंट टाइम भी हो और साथ ही साथ इतना टाइम हो कि हम किसी भी सब्जेक्ट को थॉरली कर पाए और हो सकता है मोर देन वन टाइम भी कवर कर पाए, राइट। तो बिना नोटिफिकेशन की वेट किए आज जो हम ये बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा फायदा आप लोगों का, स्टूडेंट्स का ही होने वाला है, क्योंकि वंस द नोटिफिकेशन इज इशूड उसके बाद तो काउंटडाउन बिगन्स। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। अभी हम जो सब्जेक्ट टेकअप करने जा रहे हैं शुरू में, इट इज बेसिकली CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, राइट। अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आप लोगों ने, आई होप कि क्रिमिनल लॉ के जो दोनों बेसिक कंसेप्ट्स वाली वीडियो थी वो आप लोगों ने देखी होगी। गुड मॉर्निंग यादविंदर, गुड मॉर्निंग अमनदीप, हरजिंदर जी गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, क्योंकि वो वीडियो मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं, उससे आपका बेस बनेगा। उस वीडियो में बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हमने डिस्कस किए हैं जिनको समझने के बाद आपको ये सारी चीजें समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आज हम शुरू करेंगे इंपॉर्टेंट मीनिंग्स एंड डेफिनेशन। जो भी CRPC में इंपॉर्टेंट मीनिंग्स एंड डेफिनेशंस हैं उनको आज डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली डिस्कस करनी इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमें डेफिनेशन में से, इंटरप्रिटेशनल क्लॉज में से आते हैं, और जो आपका बेसिक कंसेप्ट होगा, जो हम टॉपिक वाइज आगे चलेंगे, उन टॉपिक के लिए भी ये आपको कनेक्ट करेंगे। जो आज का टॉपिक है, जो हम मीनिंग एंड डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं, कि आपको जो फर्दर हम सब्सटेंटिव टॉपिक्स टेकअप करेंगे उनसे कनेक्ट करेंगे आपको। ठीक है, तो आप लोगों को कोई भी अगर डाउट हुआ, विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग मुझसे पूछ लेना। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं अगर सीधा डेफिनेशन पे आऊं, ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं 2A। 2A डिफाइंस बेलेबल एंड नॉन बेलेबल, राइट। अब बेलेबल एंड नॉन बेलेबल को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ बेल। बेल का मीनिंग क्या होता है। साथ साथ मैं आपको डिक्टेट भी कर दूंगा, आप लोग इसको लिख भी सकते हो फॉर योर नोट्स। ठीक है, अब सबसे पहले बेल क्या होता है। बेल का एक सिंपल सा मतलब होता है किसी भी एक्यूज्ड को, वन हु इज फेसिंग अ ट्रायल, किसी भी पर्सन को, द वन हु इज बिफोर द क्रिमिनल कोर्ट एज एन एक्यूज्ड, उसको उस टाइम के लिए, राइट, टेम्परेरीली एंड कंडीशनली रिलीज करना। तो बेल इज एक्चुअली ए टेम्परेरी रिलीज ऑन सम कंडीशंस। ठीक है, वो कंडीशन जो है वो इंप्लाइड भी हो सकती है, वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब बेलेबल ऑफेंस जो है वो कहां पे डिफाइंड है, 2A में। नॉन बेलेबल कहां पे डिफाइंड है, 2B में। और इनको समझने के लिए जो बेल का कंसेप्ट है वो क्या है, आप थोड़ा सा इसमें लिख लो। आप लिखो जी, द टर्म बेल means to release or to set a person at liberty, for the time being
आफ्टर फाइलिंग ऑफ बेल बॉन्ड्स, आफ्टर फाइलिंग ऑफ बेल बॉन्ड्स। तो बेल बॉन्ड जो होते हैं वो जरूरी होते हैं। बेल बॉन्ड किस लिए होते हैं कि अगर हम आपको आज बेल पे रिलीज कर रहे हैं, कल को जब हम चाहेंगे कि आप कोर्ट में या बिफोर एनी अदर अथॉरिटी आपको बुलाया जाए तो आपको आना पड़ेगा। तो इसीलिए बेल बॉन्ड का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो बेल बॉन्ड का पर्पस क्या होता है, लिखो जी। द पर्पस ऑफ bail bond, the purpose of bail bond is to ensure the presence or attendance of the accused as and when called upon, जब भी उसको बुलाया जाए। और इसी के साथ एक छोटा सा कंसेप्ट आता है बेल जंपिंग। बेल और बेल जंपिंग, ठीक है, दोनों को रिलेटेड कंसेप्ट है। बेल जंपिंग क्या होता है, जो भी बेल की कंडीशंस हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कंडीशन इंप्लाइड भी हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है, वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। जो भी बेल की कंडीशंस है, अगर कोई भी पर्सन जिसको बेल पे रिलीज किया गया है, अगर वो उन कंडीशंस को कंप्लाई नहीं करता तो उसको हम बोलते हैं बेल जंपिंग। मतलब वो डिफॉल्टर हो गया है और उसने जो डिफॉल्ट किया है दैट इज नोन एज बेल जंपिंग। बेल जंप कर ली। ठीक है जी, लिखो जी नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसको पॉइंट वाइज बना लो आप। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द नॉन कंप्लायंस ऑफ द कंडीशंस, the non-compliance of the conditions of bail, non-compliance of the conditions of the bail by the person who has been released on bail, by the person who has been released on bail is known as bail jumping, is known as bail jumping। और बेल जंपिंग के कंसिक्वेंसेस क्या है कि कोर्ट उस पर्सन की बेल को कैंसिल कर सकती है। ठीक है जी, लिखो जी फुल स्टॉप। इन दैट केस द कोर्ट इज एम्पावर्ड टू ऑर्डर द कैंसिलेशन। द कोर्ट इज एम्पावर्ड टू ऑर्डर द कैंसिलेशन ऑफ द बेल so granted, the bail so granted, and the accused be arrested। ठीक है जी, बेल कैंसिल करने का ऑर्डर होगा और एक्यूज को अरेस्ट किया जाएगा, एंड द accused be arrested। अगर आप बेल जंप करते हो, जैसे मान लो आपको बेल मिल गई। अब बेल मिल गई तो उसमें एक कंडीशन है कि जब भी ट्रायल की जो भी फिक्स डेट ऑफ हियरिंग होगी, आपको हर एक डेट पे आना होगा। You as an accused are required to appear before the trial court on each date fixed for the hearing। अब आप नहीं आ रहे हो, ठीक है, तो अगर देखो अगर नहीं आ रहे हो तो इसमें भी दो कारण हो सकते हैं। अगर नहीं आ रहे हो बट फॉर सम जस्टिफाइबल कॉज विद सम एक्सप्लेनेशन, फिर कोर्ट आपकी एक्सप्लेनेशन को कंसिडर करेगी। लेकिन अगर आप इंटेंशनली एंड डेलिबरेटली नहीं आ रहे हो, आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, फिर कोर्ट के पास पावर है कि वो आपकी बेल को कैंसिल करने का ऑर्डर कर दे और पुलिस को ऑर्डर करे कि इसको अरेस्ट कर लो। ठीक है जी, ये कंसेप्ट समझ आ गया बेल जंपिंग। अब हम वापस आते हैं बेलेबल नॉन बेलेबल। एज द टर्म सजेस्ट बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। अगर हम अपनी डेफिनेशन देखें, अगर हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज को देखें, वहां से आपको एक कंसेप्ट की तरह कुछ समझ नहीं आएगा कि जो बेल नॉन बेलेबल कंसेप्ट क्या है। लेकिन जनरली अगर मैं आपको समझाऊं, बेलेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जहां पे एक्यूज्ड को बेल एज ए मैटर ऑफ राइट मिलती है, एज ए मैटर ऑफ राइट।
accused can claim the bail कि मुझे आप बेल दे दीजिए, and the court cannot refuse to grant the bail. और सिमिलरली नॉन बेलेबल वो ऑफेंसेस होते हैं जहां पे बेल ऐसा नहीं है कि मिलती नहीं है, नॉन आगे लगा है, लेकिन जहां पे बेल मिलती है बट एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट मिलती है. ये कोर्ट डिसाइड करेगी इन द लाइट ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, इन द लाइट ऑफ द एंटीसीडेंट्स ऑफ द एक्यूज्ड, कि क्या इसको बेल दी जाए या ना दी जाए. तो वो हमेशा कोर्ट की डिस्क्रिशन के ऊपर होती है. अब ये तो हो गया मतलब, लेकिन कौन से ऑफेंसेस बेलेबल है और कौन से ऑफेंसेस नॉन बेलेबल है ये हमें कैसे पता चलता है. जो हमारा सीआरपीसी में शेड्यूल 1 है, टोटल 2 शेड्यूल है, जो हमारा सीआरपीसी में शेड्यूल 1 का फर्स्ट पार्ट है जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस से डील करता है, वहां पे ना कॉलम्स बने हुए हैं. तो उन कॉलम्स में एक कॉलम बना हुआ है कि ये बेलेबल है या नॉन बेलेबल है. अगर आप में से किसी के पास अभी रेडली अवेलेबल बेल एक्ट है तो आप उसको रेफर करो और देखो अभी कि आपको सीआरपीसी के जो बैक पे लास्ट पे जो शेड्यूल दिया गया है जो कि हॉरिजॉन्टली है, उसमें आप देखो आपको कॉलम दिखाई दे रहा है बेलेबल नॉन बेलेबल का. अभी चेक करके बताइए. गुड मॉर्निंग भुवेश, चेक करके बताइए मुझे, क्या आपको वहां पे कॉलम दिखाई दे रहा है बेलेबल नॉन बेलेबल का? दे रहा है ना. तो हमें यहां से पता चलता है. देखो मीनिंग क्या है, मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया, ये मीनिंग है. लेकिन कौन सा ऑफेंस बेलेबल है और कौन सा ऑफेंस बेलेबल नहीं है, ये आपको सीआरपीसी जो है वो एज ए सब्सटेंटिव प्रोविजन में नहीं बता रहा, वो आपको उसका शेड्यूल 1 पार्ट 1 बता रहा है. ठीक है, वैसे तो पार्ट 2 भी इसी के लिए है, लेकिन पार्ट 1 जो है वो आईपीसी ऑफेंसेस से डील करता है. तो क्लियर है यहां तक? ओके जी. अब इसका आप मतलब लिख लो. अगर हम डेफिनेशन पढ़े ना वहां पे भी ये आपको एज ए मीनिंग एज ए कंसेप्ट नहीं क्लियर होता. लिखो जी, लिखो जी. बेलेबल ऑफेंसेस मीन्स विच आर शोन एज बेलेबल. बेलेबल ऑफेंसेस मीन which are shown as bailable, which are shown as bailable. In the first schedule, पहले शेड्यूल में जो बताया गया है, ठीक है, और which is made bailable by any other law for the time being in force. यहां तक हो गया हमारा बेलेबल का, और यहां पे नंबर 2 ये नॉन बेलेबल स्टार्ट हो जाता है. नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन विच मीन्स एनी अदर ऑफेंस, मतलब जो बेलेबल नहीं है वो नॉन बेलेबल है. ठीक है. अब पहले जो पार्ट है हमारा, इसके भी 2 पार्ट है. पहले तो आपको बता दिया गया है जो कि शेड्यूल 1 में है. ठीक है जी, ये पहला पार्ट है और ये फर्दर दूसरा पार्ट है. अब दूसरे पार्ट का मतलब है, देखो क्या सीआरपीसी, ये हमारे आगे इशू क्या है, क्या सीआरपीसी में जो प्रोसीजर दिया गया है ये आईपीसी ऑफेंसेस से डील करता है, ये स्पेशल लॉ से डील करता है या लोकल लॉ से डील करता है? दैट इज माय क्वेश्चन. ये प्रोसीजर जो है वो किसके ऊपर अप्लाई होगा? कोई मुझे आंसर दे सकता है अभी क्लास में? कोई देखो, बिना किसी हेजिटेशन के, गलत हो जाएगा सही हो जाएगा कोई बात नहीं, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही सही क्या है. बट आप बताइए आपको क्या लगता है? यादविंदर बता रहा है बोथ आईपीसी, लोकल लॉ एंड स्पेशल लॉ, ये सबके ऊपर एप्लीकेबल है. ये हम आगे भी पढ़ेंगे, ये सेक्शन 4 में भी दिया गया है. लेकिन मैं आपको सेक्शन 4 में आने से पहले ये चीज क्लियर कर दूं, जो हमारा सीआरपीसी का प्रोसीजर है ये यूनिवर्सल इन नेचर है विद सेविंग प्रोविजन. यूनिवर्सल इन नेचर का मतलब ये सबके ऊपर लगता है. ये आपका आईपीसी ऑफेंसेस पे भी लगेगा, जनरल लॉ मतलब ये हमारा स्पेशल लॉ पे भी लगेगा, ये हमारा लोकल लॉ पे भी लगेगा. बट विद सेविंग प्रोविजन का मतलब कि जहां पे भी किसी और ऑफेंस में प्रोसीजर की बात की गई है, जैसे मान लो हमने पढ़ा एनडीपीएस एक्ट,
ठीक है। एनडीपीएस एक्ट में बताया गया है कि ये बेलेबल है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अब वहां पे तो वो खुद एनडीपीएस ही हमें बता रहा है, तो खुद स्पेशल लॉ बता रहा है, वहां पे सीआरपीसी क्लासिफिकेशन हमारे लिए रेलिवेंट है ही नहीं। लेकिन जहां पे नहीं बता रहा वहां पे फिर हमें कौन बताएगा? अगर मान लो एनडीपीएस एक्ट में या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में आपको क्लासिफिकेशन नहीं मिलती, तो फिर तो कैसे पता चलेगा? कोई बता सकता मुझे? एनीबडी? अमनदीप, हरजिंदर, एनीबडी? स्वराज, भवेश, क्या कहते हो आप लोग इसके बारे में? आपको क्वेश्चन तो समझ आ गया ना मेरा? देखो मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं, हमने ना यहाँ पे एक और फीचर ऐड ऑन करवाया है। अब आप अगर ऑडियो से कनेक्ट होना चाहते हो ना, वो भी आप हो सकते हो। आज के लेक्चर को छोड़ के मैं आगे वाले लेक्चर ऑनवर्ड्स में कोशिश करूंगा वो जो हमारा फीचर है उसमें आप थ्रू ऑडियो मोड मेरे से कनेक्ट हो जाओगे। आपको टाइपिंग करना अगर टफ लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, तो कोई बात नहीं, आप बोल के मेरे साथ डायरेक्टली कन्वर्सेट कर सकते हो वन ऑन वन, ठीक है। लेकिन आज के लिए हमें ऐसे ही कन्वर्सेट करना पड़ेगा, राइट। तो मुझे बताइए कि अगर किसी स्पेशल लॉ में ये नहीं बताया गया कि ये कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, ट्राइबल बाय विच कोर्ट है, तो हमें कैसे पता चलेगा? वो उसका आंसर ये है, हमें पता चलेगा शेड्यूल 1 पार्ट 2। शेड्यूल 1 पार्ट 2 में भी आगे वहां पे कुछ क्राइटेरियाज ले डाउन कर दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो पनिशमेंट जो है दैट इज द ग्राउंड ऑफ डिटर्मिनेशन। पनिशमेंट के अकॉर्डिंगली हम वहां पे आपको बताया गया है, क्लासिफिकेशन की गई है कि अगर पनिशमेंट अप टू 3 इयर्स है तो ये है, अगर वो 3 to 7 ईयर है तो ये है, अगर वो 7 अबव है तो ये है, ठीक है। तो बाय पनिशमेंट, हरजिंदर जी बिल्कुल ठीक है, बाय पनिशमेंट है, लेकिन वो कहां पे है? वो शेड्यूल 1 के पार्ट 2 में है, ठीक है। अब ये जो सेकंड पार्ट है ये उसी चीज की बात कर रहा है। मैं अगर आपको और स्पेसिफाई करूं तो ये फर्स्ट शेड्यूल और पार्ट 1, अगर इसकी बात करूं ये है, या तो देखो, या तो वो स्पेशल या लोकल लॉ जहां पे इसकी क्लासिफिकेशन है, राइट। और अगर इसकी क्लासिफिकेशन नहीं है तो अगेन फिर यहां पे फॉल करेगा फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 2 में। ग्रेट, समझ आ गई बात? हाँ जी भवेश, बात समझ आ गई? तो अब इसका सेकंड पार्ट मतलब नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो मतलब ये है कि वो ऑफेंसेस जो बेलेबल नहीं है, मतलब जहां पे बेल एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं मिलती, वहां पे हमें समझ लेना चाहिए कि वो नॉन बेलेबल है, ठीक है। अब लिखो जी इसमें साथ में ये भी लिख लो, हाउएवर, इसी पॉइंट में लिख लो, द नॉन बेलेबल ऑफेंसेस आर दोज, हाउएवर द नॉन बेलेबल ऑफेंसेस आर दोज for which the accused person या arrested person, for which the accused or arrested person cannot claim bail as a matter of right, but only at the discretion of the court, वो कोर्ट की डिस्क्रिशन होगी, ठीक है जी। इसमें फर्दर लिखो, बेलेबल एंड द ऑफेंसेस, ये भी लिखो, द ऑफेंसेस विच आर बेलेबल और नॉन बेलेबल, द ऑफेंसेस विच आर बेलेबल और नॉन बेलेबल आर मेंशन्ड in the first schedule of the CRPC। फर्स्ट शेड्यूल के मतलब दोनों पार्ट्स में, इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द CRPC में।
ठीक है। अब इसकी ना एक एक्सेप्शन है, जैसे अभी हमने क्या पढ़ा कि बेलेबल में आपको बेल एज ए मैटर ऑफ राइट मिलेगी, नॉन बेलेबल में आपको बेल एट द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट मिलेगी। लेकिन मैं ऐसी सिचुएशन की बात कर रहा हूं जो एक्सेप्शन है, जहां पे बेलेबल में भी आपको एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं मिल सकती और नॉन बेलेबल में आपको एज ए मैटर ऑफ राइट मिलेगी। ठीक है, एनीबॉडी, किसी को हिंट है इस चीज का? एनी आइडिया किसकी एक्सेप्शन क्या है? चलो लिखो जी इसके बारे में, लिखो जी एज ए मैटर ऑफ एक्सेप्शन। नेक्स्ट पॉइंट बना लो, एज ए मैटर ऑफ एक्सेप्शन, एज ए मैटर ऑफ एक्सेप्शन नंबर 1, फॉर बेलेबल ऑफेंसेस, फॉर बेलेबल ऑफेंसेस the court may refuse to the court may refuse to grant bail, court may refuse to grant bail in case of the person already released on bail, in case of the person already released on bail is guilty of bail jumping। यहां पे बेल जंपिंग का कंसेप्ट आ गया, इज गिल्टी ऑफ बेल जंपिंग। अब अगर आपने बेल जंप कर ली, आपको मैंने बताया था ना क्या किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा। आप कोर्ट में जब अरेस्ट हो गए तो आप कह रहे हो कोर्ट में कि सर ठीक है मुझे बेल दे दो क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस है, तो उस समय आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि ये बेलेबल है और मुझे बेल एज ए मैटर ऑफ राइट मिलनी चाहिए। अब क्योंकि आपने बेल जंप की है, अब कोर्ट की मर्जी है वो आपको बेल दे या ना दे। ठीक है जी, इसमें लिख लो, इन दैट केस द कोर्ट मे और मे नॉट, इन दैट केस द कोर्ट मे और मे नॉट ग्रांट बेल, may or may not grant bail to such person who has been subsequently arrested, तो ये होगी पहली एक्सेप्शन। ठीक है, अब सेकंड एक्सेप्शन जिसकी मैं बात कर रहा था कि नॉन बेलेबल है और बेल एज ए मैटर ऑफ राइट मिल रही है, तो लिखो जी सेकंड एक्सेप्शन, लिखो जी, there may be a case when a person accused of non-bailable offense, can claim bail as a matter of right, कब? when as a matter of right when the police fails to complete its investigation, within a stipulated period of 60 or 90 days, as the case may be, 60 or 90 days as the case may be, एज प्रोवाइडेड कहां पे दिया गया है? कोई बता सकता है मुझे? हाँ जी, कहां पे दिया गया है? हरजिंदर सिंह जी कहां पे दिया गया है? अमनदीप कहां पे है? रूपाली शर्मा ने बता दिया, वेरी गुड। एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 167 क्लॉज 2, 167 क्लॉज 2। ठीक है, यहां पे एक्सेप्शन है जहां पे आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी बेल एज ए मैटर ऑफ राइट मिल जाएगी, लेकिन वो 60 और 90 डेज हमने कहां से कैलकुलेट करनी है, ये याद रखना, वो फ्रॉम द डेट ऑफ अरेस्ट से काउंट करनी है। ठीक है जी, वो हम उसमें करेंगे 167 में ना, डिफॉल्ट बेल वाले कंसेप्ट में करेंगे। अब आगे लिखो, यहां पे क्लियर है? ये जनरल रूल और एक्सेप्शंस दोनों क्लियर हो गए? ओके, लेट्स मूव फर्दर। अब देखो जी, फॉर बेलेबल ऑफेंसेस, अच्छा बेल कौन देगा, पुलिस देगी या कोर्ट देगी बेलेबल ऑफेंसेस में? फॉर बेलेबल ऑफेंसेस द बेल, बोथ, शाबाश, वेरी गुड। इन बेलेबल ऑफेंसेस बोथ द कोर्ट एज वेल एज द पुलिस
both the court as well as the police are empowered to grant bail अंडर सेक्शन, किस सेक्शन में बेल दी जाएगी, किस सेक्शन में? अमन आप बताइए, हरजिंदर जी आप बताइए किस सेक्शन में? वेरी गुड, आर एम्पावर्ड टू ग्रांट बेल अंडर सेक्शन 436 ऑफ द सीआरपीसी। शाबाश, 436 ऑफ द सीआरपीसी। ठीक है जी। वेयर एज इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेज में कौन देगा बेल? यहां पे भी बोथ है। नॉन बेलेबल में अमनदीप, नॉन बेलेबल में पुलिस भी दे सकती है बेल, कोर्ट भी दे सकती है या नहीं? वेयर एज फॉर नॉन बेलेबल ऑफेंसेज, देखो दोनों दे सकते हैं, याद रखना। अगेन मैं आपको बताऊं, वेयर एज फॉर नॉन बेलेबल ऑफेंसेज जनरली court, but under exceptional circumstances the police, generally court, यहां ऐसे लिख लो, generally court as well as the police under exceptional circumstances are empowered to grant bail, under section, कहां पे? अंडर सेक्शन 437 ऑफ सीआरपीसी, 437 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, अब आगे। अब इसमें आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कंडीशंस के बारे में। मैंने आपसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि बेल के लिए दो कैटेगरी की कंडीशंस होती है। पहली होती है जिसको हम कहते हैं इम्प्लाइड कंडीशंस, दूसरी होती है एक्सप्रेस कंडीशन। इम्प्लाइड कंडीशन जैसे कि ये इम्प्लाइड है कि जब भी आपको कोर्ट में बुलाया जाएगा आपको आना पड़ेगा। ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि आपने किसी भी विटनेस को इन्फ्लुएंस नहीं करना, किसी भी एविडेंसेस को टेम्पर नहीं करना। ठीक है, एक्सप्रेस में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आपको 7 दिन में एक बार पुलिस स्टेशन आके अटेंडेंस देनी होगी, आपको पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ेगा, आपको एक पर्टिकुलर एरिया में आप विजिट नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक्सप्रेस कंडीशन है। और भी किस कंडीशन इसमें इंपोज की जा सकती है। ठीक है, अब एज फार एज बेलेबल ऑफेंस इज कंसर्न्ड, इसमें कौन सी कंडीशन इंपोज हो सकती है? कंडीशंस के बारे में ना एक चीज और याद रखना, जो भी कोई कंडीशन इंपोज होगी वो रीजनेबल होनी चाहिए, वो आर्बिट्रेरी, एक्सेसिव, अनरीजनेबल नहीं हो सकती। ठीक है, रीजनेबल कंडीशन हो। अब तो बेलेबल ऑफेंस में कौन सी कंडीशन होगी? इसमें याद रखना, बेलेबल ऑफेंस में कोई भी कंडीशन नहीं इंपोज कर सकती कोर्ट, कोई भी कंडीशन, क्योंकि हम ये मानते हैं बेलेबल ऑफेंस में तो बेल आपको एज ए मैटर ऑफ राइट मिल ही जाएगी। अगर कोई कंडीशन इंपोज की जाए इसका मतलब आपके राइट को उन्होंने कंडीशनल कर दिया, जबकि हम कह रहे हैं कि ये कंडीशनल नहीं कर सकते, ये तो आपको मिलनी ही मिलनी है, ये आपका अधिकार है। तो कोई शर्त लगा के, कोई कंडीशन लगा के, कोई स्टिपुलेशन इंपोज करके उस राइट को डाइल्यूट नहीं किया जा सकता। तो लिखो जी, इसमें लिखो जी, फॉर बेलेबल ऑफेंसेस नो कंडीशंस whether reasonable or unreasonable can be imposed, whether reasonable or unreasonable can be imposed। ठीक है जी, लेकिन ये था बेलेबल ऑफेंसेस में। आगे लिखो, वेयर एज फॉर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस any condition can be imposed by the court, any condition can be imposed by the court or by the police, as the case may be, लेकिन साथ में, but the conditions must be reasonable, so imposed
बट द कंडीशन सो इम्पोज मस्ट बी रीजनेबल होनी चाहिए। ये हमारा बेसिक रूल है, कंडीशन रीजनेबल होनी चाहिए। अब आगे लिखो जी। देखो हमने क्लासिफाई किया ऑफेंसेस को बेलेबल में और नॉन बेलेबल में, ये क्लासिफिकेशन है। अब इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस क्या है? देखो जी, द पर्पस और रैशनल बिहाइंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑफेंसेस behind the classification of offenses into bailable and non-bailable is to ascertain whether accused can take bail as a matter of right, whether the accused can take bail as a matter of right or only at the discretion of court, ये जरूरी है, ये पर्पस है, एक्चुअल में ये पर्पस है, ठीक है। whether accused can claim bail as a matter of right or only at the discretion of the court। लास्ट में पॉइंट लिख लो आप। The bailable offenses are generally less serious in nature। The bailable offenses generally, देखो ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन नहीं है कि हम कहें कि जी बेलेबल ऑफेंसेस हमेशा लेस सीरियस होते हैं और नॉन बेलेबल मोर सीरियस होते हैं। ऐसा हो सकता है जनरली, बट ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो लिखो जी, बेलेबल ऑफेंसेस आर जनरली लेस सीरियस इन नेचर whereas non-bailable offenses are generally more serious in nature। Non-bailable offenses are generally more serious in nature। तो आई होप एज ए कंसेप्ट आपको ये समझ आ गया। हाँ जी, सारे बताइए, ये पॉइंट समझ आ गया? मैं आगे चलूं नेक्स्ट डेफिनेशन पे? कोई इसमें डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। हरजिंदर सिंह जी कह रहे हैं हाँ जी समझ आ गया, वेरी गुड। बाकियों को नहीं समझ आया इसका मतलब? यादविंदर, ओके। देखो जल्दी बताओ, टाइम आपका बहुत प्रीशियस है, मैं तो फिर भी ज्यादा टाइम लगा दूंगा। आपके पास टाइम नहीं है, हमारे पास जो भी गिवन टाइम है बहुत क्रूशियल है हमारे लिए। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है हमारा 2B चार्ज। चार्ज याद रखना, चार्ज शीट से कोई लेना देना नहीं है। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं, चार्ज शीट से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। अब यहां पे जो डेफिनेशन है ये इंक्लूसिव है, जहां पे वर्ड इंक्लूड्स आ जाए ना तो इसका मतलब ये इंक्लूसिव डेफिनेशन। पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर मैं लिखवा भी दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अब अगर आप ये डेफिनेशन पढ़ो, चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन, कुछ नहीं आपको समझ आने वाला, ठीक है। लेकिन जनरली इसका मतलब समझो, फिर जब हम इसको चैप्टर 17 के साथ उसके रूल्स के साथ रीड करेंगे फिर आपको सारी चीज समझ आ जाएगी, ठीक है। तो चार्ज 2B में है। चार्ज का मतलब क्या होता है? जनरली चार्ज का मतलब होता है एक्यूजेशन, एलिगेशन, राइट। ये कौन एलिगेशन लगा रहा है, ये कौन एक्यूजेशन लगा रहा है, कौन लगा रहा है एलिगेशन और एक्यूजेशन? हाँ जी अमन आप बताइए, हरजिंदर जी आप बताइए, कौन लगा रहा है एलिगेशन? ये एलिगेशन लगा रही है कोर्ट, एक कोर्ट लगा रहा है एलिगेशन, ठीक है। कोर्ट एलिगेशन लगाएगा। अब एलिगेशन किस बेसिस पे लग रही है? जो भी कोर्ट के सामने एविडेंसेस है उसके बेसिस पे जो कोर्ट को लगता है, जैसे कोर्ट को लगता है कि इस ऑफेंस के लिए एक्यूज को ट्राई किया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंगली
उस ऑफेंस के लिए चार्ज फ्रेम हो जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। तो मीनिंग देयर बाय ये जो एलिगेशन लग रही है ये कोर्ट लगा रहा है, एविडेंसेस जो ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग द ट्रायल ऑफ द अक्यूज्ड फॉर दोज ऑफेंसेस, राइट। अब ये एलिगेशन बेसिकली क्यों लगाए जाते हैं? ये एलिगेशन इसलिए लगाए जाते हैं कि हो सकता है पहले जो एलिगेशन लगे थे या जो इन टोटो एलिगेशन लगे हैं, एलिगेशन कैसे, जैसे मान लो जो एलिगेशंस एफआईआर में लगे थे, जैसे मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूं आगे हाँ, जैसे मान लो एफआईआर में 10 ऑफेंसेस चार्ज हुए हैं, चार्ज हुआ एफआईआर में 10 ऑफेंसेस मेंशन्ड है, एक्यूज ने किए। अब जो पुलिस रिपोर्ट चलान है, पुलिस रिपोर्ट में कितने आए? पुलिस रिपोर्ट में मान लो 15 आ गए। अब ऐसा हो सकता है पुलिस रिपोर्ट में 15 आए, एफआईआर में 10, पुलिस रिपोर्ट में 15, ऐसा हो सकता है? यस, ऐसा हो सकता है, क्योंकि एफआईआर तो सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मोशन में लेके आने के लिए है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी और जो अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेशन में आएगा उसको ही पुलिस आगे प्रेजेंट करेंगी। वो 15 भी हो सकता है और वो इसका 5 भी हो सकता है, कम भी हो सकते हैं। अब कोर्ट मानो है, कोर्ट की टर्न, क्या जो कोर्ट है अब वो इसके बेसिस पे लगाएगी या इसके बेसिस पे लगाएगी? द आंसर इज ना इसके बेसिस पे ना इसके बेसिस पे, क्योंकि कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय द पुलिस रिपोर्ट, कोर्ट बाउंड ही नहीं है। तो कोर्ट अपना खुद का इंडिपेंडेंट जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगी। उस माइंड को अप्लाई करने के बाद जो कोर्ट को लगे, अगर कोर्ट को लगे कि हमारे पास प्राइमा फेसी 20 एविडेंसेस है या मान लो 2 ही ऑफेंसेस के रिगार्डिंग एविडेंसेस हैं, तो कोर्ट उनके ही हिसाब से चार्जेस फ्रेम करेगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? चलो चार्ज के बारे में अब आप लिख सकते हो, देखो जी, चार्ज जनरली मीन्स एनी एक्यूजिशन और एलिगेशन, चार्ज जनरली मीन्स एनी accusations or allegations leveled by the court on the basis of evidences and record as available before it, full stop। लिखो जी नेक्स्ट पॉइंट। अब चार्ज का पर्पस क्या है? चार्जेस confine the trial only with respect to those offenses which have been charged as against the accused, तो अब जो ट्रायल चलेगा वो सिर्फ इनके रिगार्डिंग चलेगा, इनके और इनके रिगार्डिंग नहीं चलेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट लिखो जी। अब चार्ज फ्रेम कौन करता है? मैंने आपको समझाया था ना, एक कोर्ट ऑफ कॉग्निजेंस होती है, एक कोर्ट ऑफ ट्रायल होती है, एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, हमने डिस्कस किया था। ठीक है, चार्ज कौन फ्रेम करेगा ये बताइए? विल चार्ज फ्रेम बाय पुलिस, प्रोसिक्यूटर और कोर्ट? अमनदीप मैं वही बता रहा हूं बेटा, अभी आई एम कमिंग टू दैट। चार्जेस जो है वो कौन सी कोर्ट करेगी? देखो चार्ज करेगी तो कोर्ट, पुलिस तो करेगी नहीं, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, क्योंकि चार्जशीट और चार्ज का कोई लेना देना नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अब चार्ज फ्रेम किए जाते हैं बाय ट्रायल कोर्ट, याद रखना हमेशा ट्रायल कोर्ट चार्ज फ्रेम करती है। और ये हमें कहां से पता चलता है? देखो, चार्ज फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, उसके बाद क्या आता है?
ट्रायल। मतलब ये दोनों अलग अलग स्टेज है, स्टेज तो अलग अलग है, लेकिन अब इसमें आपको समझना क्या है, ये आपको बोर्ड दिखाई दे रहा प्रॉपरली, या मैं इसका एक पॉइंट और इंक्रीज करो, इसकी थिकनेस हो जाएगी। तो चार जो है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ट्रायल कोर्ट, द टर्म ट्रायल कोर्ट, इसका यहां पे काम है ट्रायल बाय ट्रायल कोर्ट। तो इसका मतलब ट्रायल कोर्ट क्या चार्ज फ्रेम करेगी? द आंसर इज यस, ट्रायल कोर्ट ही चार्ज फ्रेम करती है, लेकिन ये कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि ट्रायल कोर्ट ही करेगी। हमें कहां से पता चलता है? हाउ डू वी कम टू नो? कहां से पता चलता है कि ट्रायल कोर्ट ही चार्ज फ्रेम करती है? एनीबडी, कोई बता सकता है मुझे? कमिटल नहीं, कमिटल प्रोसीडिंग से नहीं पता चलता। हाँ, कमिटल प्रोसीडिंग एक ठीक है, कमिटल के बाद अब जो है वो चार्जेस फ्रेम होंगे, लेकिन हरजिंदर सिंह जी जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है कि कमिटल प्रोसीडिंग जो है वो बाद में नहीं हो सकती। मैं आपको बताऊंगा सीआरपीसी में इवन चार्ज फ्रेम होने के बाद में भी कमिटल प्रोसीडिंग हो सकती है। ठीक है, ये हमें पता चलता है चैप्टर 18, 19 एंड 20 जो प्रोसीजर ऑफ ट्रायल है, ये यहां से हमें पता चलेगा कि ट्रायल कोर्ट चार्ज फ्रेम करेगी। यहां से सुजेशन मिलता है हमें, यहां से इन्फर होता है, एक्सप्रेसली तो कहीं पे भी नहीं लिखा। ठीक है, तो लिखो जी, देखो जी, चार्जेस आर फ्रेम्ड बाय ट्रायल कोर्ट, चार्जेस आर फ्रेम्ड बाय ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट as provided under chapter, as provided under chapter 18, 19 और 20, 18, 19 और 20, and in accordance with the procedure, and in accordance with the procedures या रूल्स, या लिखो जी इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एज प्रोवाइडेड। चार्ज के रूल्स कहां पे है? चार्ज फ्रेम करने के रूल्स, इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एज प्रोवाइडेड अंडर चैप्टर 17 फ्रॉम सेक्शन 211 से लेके 224 तक, एज प्रोवाइडेड फ्रॉम सेक्शन 211 टू 224। इसी के साथ देखो आपका ना कैसे हमारे कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है, और साथ ही साथ जो आपके एमसीक्यूज हैं उसको भी हम कैसे क्लियर कर रहे हैं। आपके एमसीक्यूज के जो फैक्चुअल नॉलेज है वो आपकी साथ साथ क्लियर भी हो रही है, रिवाइज भी हो रही है साथ ही साथ। तो इसी अप्रोच से हम आगे बढ़ेंगे कि कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और ये चीजें भी, हमारी जो फैक्चुअल चीजें हैं ये भी साथ साथ हमारी क्लियर होते रहे। ठीक है हरजिंदर, समझ आ गई बात? ठीक है भवेश, ओके जी, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस इज जनरली द framing of charges is generally the third stage of criminal justice system. The third stage of criminal justice system. It is said that the stage which separates the inquiry, the stage, और या इसको सिंपल वर्ड में लिख लो, it is the framing of charges, it is the framing of charges that separates the stage of inquiry and stage of trial.
that separates the stage of inquiry and stage of trial. ठीक है। और चार्ज, इसका जो रूल है, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट रूल है, जैसे हमने मान लो मर्डर केस का चार्ज फ्रेम करना है, तो किस सेक्शन में किया जाएगा? अमनदीप आप बताइए। मर्डर का चार्ज, आप ट्रायल कोर्ट हो, आपने मर्डर का जो है वो ट्रायल कंडक्ट करना है, उससे पहले आप चार्ज फ्रेम करोगे, किस सेक्शन के अंदर आप चार्ज फ्रेम करोगे? अमनदीप या हरजिंदर आप बताइए। थ्री 300। हरजिंदर आप क्या कहते हो? जल्दी बताओ यार, टाइम नहीं है हमारे पास है, मतलब आपके पास, मेरे पास तो है। हाँ जी बताइए। अब भुवेश, आर यू देयर? भुवेश आप क्लास लगा रहे हो? प्रेजेंट हो आप? टू 228 नहीं नहीं नहीं, मैं चलो देखो, चार्ज हमेशा ना पीनल प्रोविजन के अंडर फ्रेम होता है। अब पीनल प्रोविजन, जब भी हम सब्सटेंटिव लॉ को देखेंगे, यहाँ पे दो प्रोविजन होती है, दो कैटेगरी, एक होता है डिफाइनिंग प्रोविजन, डेफिनेशन प्रोविजन, एक होता है पीनल प्रोविजन। डिफाइनिंग प्रोविजन, जैसे मर्डर को डिफाइन किया गया है सेक्शन 300 में, बट दैट इज नॉट अ पीनल प्रोविजन। पीनल प्रोविजन है 302, तो चार्जेस जो है वो पीनल प्रोविजन में फ्रेम होते हैं। तो लिखो जी, देखो जी, लास्ट पॉइंट, द चार्जेस are framed, the charges are framed for an offense under its penal provision, for an offense under its penal provision। हरजिंदर जी आप गलत नहीं हो, आप भी ठीक कह रहे हो। 228 में कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो चार्जेस फ्रेम करेगी, ठीक है, लेकिन मैं इस कंटेक्स्ट में पूछ रहा था। तो फॉर एग्जाम्पल देखो जी, फॉर एग्जाम्पल फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर चार्ज शैल बी फ्रेम्ड अंडर 302 नॉट 300। ये लिख लो, आपको याद रहेगा एज एन एग्जाम्पल। फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर द चार्जेस शैल बी फ्रेम्ड अंडर, द चार्जेस शैल बी फ्रेम्ड अंडर सेक्शन 302 एंड नॉट 300 ऑफ आईपीसी, 300 ऑफ आईपीसी। ठीक है, आगे चलें जी। क्लियर है यहां तक? चार्ज वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया? आगे हम जब इसका टॉपिक करेंगे ना, तब हम टेकअप करेंगे, लेकिन अभी तक क्लियर हो गया आपको? इज इट फाइन? चलो आगे चलते हैं। अब आया हमारा सी, कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगेन जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हमें नहीं पता चलता, लेकिन याद रखना, जब हम कॉग्निजेबल ऑफेंस को पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम नॉन कॉग्निजेबल एनसीओ को भी पढ़ेंगे, जो कि 2L में है, 2L में, राइट। तो आप चाहे हेडिंग बना लो, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल, कंसेप्ट ऑफ कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। देखो जी, अब कॉग्निजेबल क्या होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंस होते हैं जहां पे एक्यूज्ड को अरेस्ट किया जा सकता है बिना वारंट के, बिना परमिशन ऑफ द कोर्ट के, ठीक है। और सिमिलरली नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जहां पे एक्यूज्ड को बिना वारंट के, बिना कोर्ट की परमिशन के अरेस्ट नहीं किया जा सकता। कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है। अब इसके बारे में लिख लो आप। देखो जी, as defined under section 2C, as defined under section 2C, cognizable offenses means an offense for which the police can arrest the accused, for which the police can arrest the accused without the warrants or permission of the, without the warrant or permission of the court, ठीक है।
permission of the court. The offense, साथ में ये भी लिख लो, the offenses which are cognizable are mentioned, again कहाँ पे mention है, are mentioned under schedule 1 of the CRPC. CRPC के schedule 1 में mentioned है, ठीक है, schedule 1 of the, वही columns में है of the CRPC. अब cognizable offenses का सिर्फ ये एक significance नहीं है कि इसमें arrest बिना warrant की हो जाएगी, इसके और भी significance है, और वो क्या क्या है, next point लिखो जी, next point लिखो जी. For cognizable offenses, the police has power. देखो पुलिस इसमें ना FIR लॉन्च कर सकती है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, ठीक है, पुलिस FIR लॉन्च कर सकती है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में. ये कहां पे लिखा हुआ है स्वराज, ये कहां पे लिखा है कि पुलिस FIR लॉन्च कर सकती है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए? वेयर इट इज मेंशन्ड? शाबाश, 154 में ये मेंशन है कि पुलिस जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए FIR लॉन्च कर सकती है, ठीक है. अब देखो जी, द पुलिस कैन लॉन्च और रजिस्टर एन FIR अंडर सेक्शन 154 ऑफ द CRPC, अंडर सेक्शन 154 ऑफ द CRPC, that too without the permission of the court, अब मैं आपको एक सिंपल सा सवाल पूछूं, ये सिंपल भी है लेकिन क्रूशियल बहुत है. क्या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए FIR लॉन्च हो सकती है? हरजिंदर आप बताओ, अमनदीप आप बताओ. अमनदीप, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए FIR लॉन्च हो सकती है? अमनदीप किस सेक्शन के अंडर होगी FIR लॉन्च? नॉन कॉग्निजेबल वाली. हरजिंदर आप ही बताओ, नॉन कॉग्निजेबल के लिए FIR किस सेक्शन में लॉन्च होगी? यस, यादविंदर ने तो बता दिया, हरजिंदर ने नहीं अभी बताया. चलो एनी हाउ, याद रखो इसको कि FIR कॉग्निजेबल के लिए भी हो जाएगी 154 में, नॉन कॉग्निजेबल के लिए भी हो जाएगी. कॉग्निजेबल के लिए 154 में बिना परमिशन ऑफ कोर्ट होगी. नॉन कॉग्निजेबल के लिए प्रोसीजर क्या है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम उस टॉपिक पे आएंगे, लेकिन याद रखना नॉन कॉग्निजेबल के लिए भी FIR लॉन्च हो जाएगी. वो होगी 155 रेड विद 154, दैट टू विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट. तो कॉग्निजेबल के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है. देखो जी इसमें नेक्स्ट, तो एक तो ये FIR का ये सिग्निफिकेंस और कॉग्निजेबल का ये सिग्निफिकेंस हो गया कि यहाँ पे अरेस्ट विदाउट वारंट हो जाएगी बिना परमिशन के. दूसरा सिग्निफिकेंस ये हो गया यहाँ पे FIR लॉन्च हो जाएगी बिना परमिशन के 154 में. तीसरा पॉइंट क्या है लिखो जी, नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है? द पुलिस कैन स्टार्ट और इनिशिएट द इन्वेस्टिगेशन. The police can start or initiate the investigation without the permission of the court, under section, कहां पे सेक्शन बताइए, अंडर सेक्शन 156, ठीक है बिल्कुल 156 में, अंडर सेक्शन 156 ऑफ CRPC विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट की परमिशन के बिना. ठीक है जी. अब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, साथ में ये भी पढ़ लो, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर जनरली सीरियस इन नेचर. Cognizable offenses are generally serious in nature, and demand the immediate response from the police to deal with it. ठीक है जी.
अब आगे, अब कॉग्निजेबल का कर लिया, लेकिन इसमें याद रखना जो एक पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस करना है, जब हम बात करते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस की, यहां पे एक वर्ड आता है कॉग्निजेबल केस, ठीक है। अब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल केस क्या एक ही चीज है या अलग अलग चीज? ये ऐसा क्यों किया गया? यहां पे कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स ए केस इन विच। क्या कंसेप्ट है इसका? ठीक है, इसका कंसेप्ट समझने के लिए हमें एक डॉक्ट्राइन समझनी पड़ेगी। उस डॉक्ट्राइन का नाम क्या है, मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूं वो डॉक्ट्राइन। इसका कंसेप्ट समझने के लिए एक डॉक्ट्राइन समझनी पड़ेगी, और वो है डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर, मर्ज करना। ये डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर कहां पे है? सेक्शन 155 में है हमारी डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर, और स्पेसिफिकली बताऊं तो क्लॉज 4 में। डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर ये कहता है, मान लो कि ये केस है, इसमें बहुत सारे ऑफेंसेस है, 1 2 3 4 5 6, इसमें मान लो हाफ ऑफेंसेस कॉग्निजेबल है और हाफ नॉन कॉग्निजेबल है, ठीक है। तो हम इसको पार्शली, इसको कॉग्निजेबल ट्रीट कर लेंगे और इसको नॉन कॉग्निजेबल ट्रीट करेंगे, इजंट इट? रविंदर संधू, हाँ जी रविंदर, ऐसे ही है। कैसे ट्रीट करेंगे? इसको कॉग्निजेबल, इसको नॉन कॉग्निजेबल? आंसर इज नो। इसको ना मर्ज कर लेंगे हम। अगर किसी भी केस में एक भी, एटलीस्ट वन भी कॉग्निजेबल केस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो पूरे का पूरा जो है उसको हम ट्रीट क्या करेंगे? कॉग्निजेबल केस, सीसी। ये पूरा केस कॉग्निजेबल केस हो जाएगा। इसीलिए वर्ड वहां पे कॉग्निजेबल केस यूज किया गया, क्योंकि अगर कोई भी ऑफेंस, कोई भी अक्रेंस, कोई भी एफआईआर जिसमें एक भी, अगर उस एफआईआर में एक भी ऑफेंस कॉग्निजेबल है, तो उसको हम पूरे के पूरे को कॉग्निजेबल केस मानेंगे। और कॉग्निजेबल केस मानेंगे दैट मीन्स कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए प्रोसीजर है, पावर है, वो सारी की सारी उस केस में भी एक्सरसाइज की जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। क्लियर है ये बात? कंप्लीट केस बिकम कॉग्निजेबल, बिल्कुल ठीक है रविंद्र, ऐसे ही है, ठीक है। तो कॉग्निजेबल केस में अब ये चीज हमें डिस्कस करनी। अब ये चाहे लिख भी लो, डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर को लिखो जी, पॉइंट बना लो अलग से। अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 155 क्लॉज 4, according to the doctrine of merger as provided under section 155 clause 4, when in an occurrence or FIR, when in an occurrence or FIR multiple offenses are multiple या numerous लिख लो, numerous offenses are alleged to have been committed, out of which at least one or more than one offense is cognizable. The whole case shall be treated as a cognizable case. The whole case shall be treated as cognizable case, and the procedure which is applicable to the cognizable offense, and the procedure which is applicable to the cognizable offense shall apply accordingly. So in other words, there is no concept of partially cognizable and partially incognizable case. ऐसा नहीं होता।
या पूरे का पूरा कॉग्निजेबल होता है या पूरे का पूरा नॉन कॉग्निजेबल होता है. सो देर इज नो कंसेप्ट ऑफ पार्शियली कॉग्निजेबल एंड पार्शियली नॉन कॉग्निजेबल केस. कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है. अब हम आते हैं नॉन कॉग्निजेबल वाले पे. ठीक है जी. अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2L. Non-cognizable offences as defined under section 2L and shown under schedule 1 and shown under schedule 1 means those offences for which the police cannot arrest the accused without the permission of court. ठीक है. अब this also implies, इसका ये भी मतलब है, this also implies that for NCO, non-cognizable को NCO लिख लो. For NCO, the police has no power. For NCO, the police has no power to lodge an FIR without the permission of the court. Or no power to start the investigation without such permission. Next लिखो. Non-cognizable offences are generally private and less serious in nature. Non-cognizable offences are generally private and less serious in nature. ठीक है जी. नेक्स्ट पॉइंट लिख लो. सेक्शन 155 ऑफ चैप्टर 12 of CRPC, section 155 of chapter 12 of CRPC is most relevant provision dealing with non-cognizable offenses. अब इनकी क्लासिफिकेशन के पीछे रैशनल क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, इनकी क्लासिफिकेशन क्यों की गई? देखो जी, लास्ट पॉइंट लिख लो. द रैशनल और पर्पस behind the classification of offenses into cognizable or non-cognizable, into cognizable and non-cognizable, is to ascertain the procedure of investigation by the police. The procedure of investigation to be followed by the police. पुलिस देखो अगर कॉग्निजेबल है तो फिर क्या प्रोसीजर फॉलो करेगी, जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. नॉन कॉग्निजेबल है तो उसका थोड़ा सा डिफरेंट है प्रोसीजर, स्पेशली एज फार एज स्टार्टिंग पॉइंट इज कंसर्न्ड. तो उसके अकॉर्डिंगली ये पर्पज है, उसके अकॉर्डिंगली ही इन्वेस्टिगेशन होगी. ठीक है जी, ये आपको समझ आ गया सबको? हरजिंदर, रविंदर, समझ आ गया ये पॉइंट सबको? अमनदीप, समझ आ गया? चलो अब आगे करते हैं. नेक्स्ट कंप्लेंट. 2D कंप्लेंट.